सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तैयारी चल रही है अच्छी। कुछ सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हिंदी के लेकर आए हैं और अगले वीडियो में इंग्लिश कह रहे हैं, रीजनिंग भी आपका कराएंगे। तो आज के हिंदी के सवाल आपके सामने दिख रहे हैं, अब शायद अच्छा दिख रहा होगा। सबसे पहला सवाल, इससे क्या होगा कि हमको लिखना कम पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। पहला है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? विपरीतार्थक मतलब विलोम। देखिए, किसी भी शब्द का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली चीज उस शब्द का अर्थ अगर आपको मालूम है तो विलोम बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर आविर्भाव का अर्थ होता है उदय, किसी चीज का उदय होना या प्रकट होना या किसी का अवतरण होना, यानी कि जन्म होना नहीं होता, बाकी किसी भी तरह से कोई इस जमाने में आता है तो वो आविर्भाव कहलाता है। और इसका जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है। इसको याद रखें, तिरोभाव लिखा है, अगर न दिख रहा हो तो तिरोभाव है। इसको याद रखिएगा, आविर्भाव का जो विलोम है वो तिरोभाव होता है। समझ में आ गई बात? इसको याद रखिएगा, बताओ कुछ नहीं है। तिरोभाव का जो शाब्दिक अर्थ देखो, आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना और तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य होना। यहाँ जन्म और मृत्यु का मतलब नहीं है। आविर्भाव मतलब जन्म होना नहीं, प्रकट होना या उदय होना, जैसे सूर्य का सुबह आविर्भाव होता है, उदय होना। और तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य होना, अस्त होना, उसी का विलोम। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से यह अंतर्धान होना। इससे जो प्रादुर्भाव लिखा है, प्रादुर्भाव जो है वो आविर्भाव का ही समानार्थी है। एक ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, प्रादुर्भाव पहला शब्द लिखा है, ये कहाँ गया? ये पहला प्रादुर्भाव लिखा है। प्रादुर्भाव का मतलब भी होता है उदय होना, प्रकट होना, ये इसी का समानार्थक है। और जो दो शब्द हैं तो कुछ है ना, अभाव तो आप जानते हो बगैर। इसी तरह 40 नंबर सवाल आप देख रहे हो, उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम आपको आता होगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्मूलन शब्द आपने सुना होगा। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? उन्मूलन का अर्थ होता है, जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, नशा उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। तो उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी उन्मूलन योजनाएं आती है, यानी कि जड़ से उखाड़ के फेंकना। उत धन मूल से बना है उन्मूलन। अगर उन्मूलन का संविच्छेद करेंगे तो होगा उत धन मूल। और मूल माने होता है जड़ और उत माने ऊपर, यानी किसी भी जड़ को ऊपर ले आया जाए, जड़ जमीन के अंदर होती है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जड़ से निकाल फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इसका जब जड़ से उखाड़ फेंकना होगा तो इसका विलोम होगा गाड़ना। तो गाड़ना का मतलब यहाँ पर रोपण शब्द, रोपण, यानी कि उन्मूलन का विपरीतार्थ होगा रोपण। इसी तरह 41 नंबर सवाल कई बार पूछा गया है, हालांकि हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाए या इसी तरह का और सवाल कोई आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, लिखा पीती। बल्कि जब एक है, जैसे बाघ केवल होता तो बाघ घाट पर पानी पीता है, क्योंकि बाघ पुल्लिंग है, क्रिया उसके साथ पुल्लिंग लगती। लेकिन अगर केवल बकरी होती तो बकरी पीती है। लेकिन जब दोनों हो जाए तो बाघ और बकरी एक घाट पर अगर पानी पीती है, सही करोगे तो भी बकरी के लिए तो है, बाघ गुस्सा हो जाएगा। इसी तरह जब दो हो जाए, अलग अलग जेंडर हो जाए, तो सदैव बहुवचन होता है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गई बात? इसी तरह अगला देखा जाए, 43 नंबर, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। तो लिखा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। चर रहे हैं लिखा ना, तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, रहे हैं लिखा है, बल्कि शुद्ध होगा तीसरा वाला, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। क्योंकि वाक्य में दोनों लिंग और वचनों में अनेक विभक्त रहित कर्ता और किसी अन्य अव्यय से युक्त होता है, तो उसमें बहुवचन की क्रिया होती है, यानी जो उसका लिंग होता है वो अंतिम कर्ता के हिसाब से लगता है। ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला सवाल है। अक्सर लोग क्या करेंगे, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी,
एक मैदान में चर रहे हैं सही करते नहीं, बल्कि जब कई चीजें होती हैं तो जो अंतिम कर्ता होता है ये देखो अंतिम कर्ता क्या है, बकरी, तो आपको लिखना है बकरी का क्रिया लगेगी, चर रही है। अच्छा दूसरा वाला कह रहा है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है लिखा है, तो है वाला नहीं होगा, इसमें केवल है यानी बिंदी नहीं है दूसरे ऑप्शन में, तीसरे वाले में चर रही है लिखा जाएगा। तो यानी कि ये नियम को ध्यान दीजिएगा कि जब कई अलग अलग लिंग वाले होते हैं तो लास्ट जो अंतिम कर्ता होगा, जैसे इसी में लिखा होता है एक गाय एक बकरी और दो घोड़े, तो चर रहे हैं होता, अगर एक गाय एक बकरी और एक घोड़ा ऐसा लिखा होता मैदान में तो चर रहा है लिखा जाता, और लग गया है। समझ में आ गई बात? तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये यहां से हिंदी है, थोड़ा बड़ा कर दे क्या इसको, अगर आप कह दो तो बड़ा कर दे। अच्छा इतना कर दिया, ठीक दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिख रहा होगा, चलो चलो अब दिख रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर 43 नंबर सवाल देखा जाए, इसको मिटा दें। 43 नंबर सवाल है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। ये तो आपको देखने में लग रहा हो गलत है, वाक्य कैसा क्या सही, देखो ये सवाल कर लेना बहादुरी नहीं है, तो कर ही लेंगे, तो कभी कभी तुक्का भी लगा दोगे सही हो जाएगा। आपको इसके इर्द गिर्द जो भी सवाल है कैसे सवाल बना इसको ध्यान देना है। कह रहा है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, बल्कि इसका शुद्ध वाक्य होगा श्रद्धा किया नहीं जाता, श्रद्धा रखा जाता है, यानी मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। पहला है मैं, देख लो, मैं आपका श्रद्धा करता हूं, करना श्रद्धा करना नहीं होता, इसको हटा दीजिए गलत है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, करता नहीं होता, तीनों में करता लिखा है तो ये नहीं होगा, बल्कि तीसरा ऑप्शन होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। शुद्ध वाक्य चुनिए, घनिष्ठ 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 घनिष्ठ, इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह बहुत सारे शब्द आते हैं। सदैव घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, ये घनिष्ठ शब्द होता है। घनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, और कोई सही नहीं, घनिष्ठ मतलब, घनिष्ठ माने क्या होता है, लोग घनिष्ठ बोलते हैं लेकिन शुद्ध घनिष्ठ होता है। 45 नंबर सवाल है, औद्योगिक, शुद्ध शब्द चुनिए। पहला लिखा औद्योगिक 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 औद्योगिक, इसमें देखो औद्योगिक अगर ऐसे लिखा जाए तो आप ऐसे लिखते हैं, हमें लगता है ऐसे लिखते होंगे, लिखते हैं ना। तो ये जो द्या है, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस का यही मतलब है। द्या जो है, द्या कुछ है नहीं, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, द्या जो है कुछ है नहीं। आप जानते हो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, मौसम खराब है, छा छत्री, त्रा त्रिशूल और श्रा से श्रीमान वाला श्रा, और छात्रा ज्ञा और ज्ञा वाला, 4 होते हैं। ये द्या जो होता है ये संयुक्त वर्ण नहीं है, ये इसी दा, ये जो दा है इसी में जुड़ के या बना है। आपको मालूम है दा ऐसे आधा बनता है, अगर इसी में या जोड़ दें तो दा यहाँ तक आधा और यहीं पर से ये ऐसे द्या बन जाता है, और कुछ नहीं है। चाहे विद्या आप ऐसे लिखो, ध्यान दो, विद्या लिखना है तो चाहे आप विद्या ऐसे लिख दो, ये भी सही है। और चूंकि दा आधा जो होता है, किसी भी अक्षर को अगर आधा करना है तो उसी में अगर अगला अक्षर जोड़ दो तो शायद वो आधा हो जाता है। जैसे बहुत पहले आपने अंक देखा होगा, अंक जो है कुछ लोग अंक ऐसे लिखते हैं, ऐसे आधा अंगा होता, बिंदी वाला तो होता ही है, और अगर इसी को चाहो तो आप ऐसे अंक लिख सकते हो। देखो ये अंगा हो गया और इसी में यहाँ पे का लगा दो, ये भी अंक ब्रांडेड है, गलत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो विद्या में जो द्या है ये आधा दा और या है, इसको मिटा दे पहले, उसके बाद सवाल पे चलते हैं। सब मिट जाए। अब तो यहां पर देखा जाए औद्योगिक में अगर वो द्या हटा देंगे तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो, आ ऐसे, औ ये आधा दा, ये होगा, और
एव की मात्रा, आगे तो आप जानते हो ये शुद्ध होगा। मिलाओ कौन लिखा है भाई, इस तरह से कौन लिखा है औद्योगिक, हमको लगता है पहला वाला ही लिखा है। हाँ पहला ही सही है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह 46 है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहते हैं। जंगल में हमने आपको 3 आग बताई है, अगर याद हो तो। इधर खाली है ब्लैक बोर्ड, इधर लिख देते हैं। एक आग हमने बताई है आपको, एक मिनट, जठरा नल, एक बताया जठरा नल, एक बताया है दावा नल, और एक और बताया था जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल। इसी को चाहे जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि कर लो। तो इसमें जठर वाला याद रखिएगा, जठर माने पेट होता है, पेट वाली आग होती है। और दावा नल और बड़वा नल में हमने बताया था बड़ा वाला नल, यानी जो बड़ा वाला नल होता है ये समुद्र यानी पानी में लगने वाली आग है, और ये जो दावा नल है ये जंगल में लगने वाली आग। तो यहाँ पूछा जंगल में लगने वाली आग, तो आपका आंसर होगा दावा नल। दावा नल न होता, अगर दावाग्नि लिखा होता तो भी सही होता। अगला सवाल है, जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेला, दूसरा भीड़, सम्मेलन, सम्मिलन। सम्मिलन तो हटा दो तो कोई शब्द नहीं, सम्मेलन होता है। जहां पर लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। ऊपर कर दे थोड़ा। जहां लोगों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं। ये तीसरा वाला, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। मेला आप जानते हो, मेला में लोगों का ही नहीं सब कुछ होता है। तो सम्मेलन होता है, और सम्मिलन जो होता है अन्य, जो सम्मिलन कहते हैं जहां पर परस्पर मिला जाता है एक दूसरे से, दो लोगों के परस्पर मिलने को सम्मिलन कहते हैं। जैसे गले मिलते हैं लोग, तो सम्मिलन होता है। और भीड़ तो आप जानते हो, जब अन्य कोई नियमानुसार कोई भी आदमी इकट्ठा ना हो, अनियमित तरीके से इकट्ठा हो, तो उसे भीड़ कहते हैं। और ऑप्शन तो कोई है नहीं, चारों ऑप्शन हो गए। अगला है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है प्रतियोगिता में विजयी होने पर, ये तो कर ही लेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रेमोपहार। देखो पुरस्कार आप लोग टिक लगा देंगे, पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार प्रतियोगिता में ही नहीं, कोई अच्छा काम कर देता उसमें भी पुरस्कार मिलता है, कोई अच्छा गाना गा देता उसको भी पुरस्कार दिया जाता है, आप बहुत अच्छा लिख लेते पुरस्कार मिलता है ना, अकेले भी बहुत अच्छा लिखते लोग इनाम दे देते हैं। तो यहाँ पर पुरस्कार नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन कह रहा है, तो इसमें कंपटीशन में जब कोई विजयी होता है तो उसे पारितोषिक दिया जाता है। पारितोषिक आप जानते हो, अभी एक कंपटीशन था 2020 विश्व कप, वो कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी, तो उसमें जो विजयी हुआ है उसको पुरस्कार लोग कहते हैं ना, पुरस्कार राशि, बल्कि वो पारितोषिक है, उनकी मेहनत है वो। तो यहाँ पर पारितोषिक दिया जाएगा। और जो पुरस्कार होता है किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, नहीं किसी कार्य या सेवा के लिए जब किया जाए तो उसे पुरस्कार कहते हैं। और जब प्रतियोगिता में विजयी कोई होता है तो उसे पारितोषिक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे उपहार क्या होता है। उपहार अपने से बराबर या छोटों, अपने से बड़े को उपहार नहीं दिया जाता है, अपने से बराबर हो या अपने से छोटे को अगर कोई चीज दे रहे हैं तो उपहार होता है। बहुत टेक्निकल चीजें हैं, सब एक ही तरह लग रहा। पुरस्कार जो होता है वो समझ ले, पुरस्कार होता है किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है पुरस्कार। और पारितोषिक होता है किसी प्रतियोगिता में अगर विजयी कोई होता है उसे पारितोषिक मिलता है। और उपहार होता है अपने बराबर वाले को या अपने से छोटे को जब कोई चीज दी जाती है उपहार कहलाता है। और ये प्रेमोपहार तो केवल एक ऑप्शन बना है। अगला है, साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साख्य भाव समझते हो, साख्य भाव जो होता है, साख्य का शब्द बना है सखी से, सखी से। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, प्रेम। प्रेम तो सखी नहीं बल्कि नायक नायिका होता है। स्नेह तो किसी से भी हो सकता है,
सख्य भाव, ये तो एक शब्द बना दिया गया जबरदस्ती का, जिसको कोई नहीं आता तो कोई ये टिक लगा दे, बल्कि प्रणय होता है। सखी भाव जो होता है वो प्रणय शब्द, जो प्रणय यानी शादी वाला होता है। साख्य भाव मिश्रित अनुराग जो होता है उसमें, उसको प्रणय कहते हैं। अगला 50 नंबर, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, और इसके ऑप्शन जो है इधर होंगे ऊपर, ये ऑप्शन है इसके। कुसंगत के कारण चरित्र पर जब दोष लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। ध्यान दो, वैधानिक तो होता है विधान यानी नियमानुसार जो काम होता है कानूनी तौर पर, वो वैधानिक होता है। यहाँ पर सवाल कह रहा था क्या, जरा सवाल देखा जाए एक बार। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, तो यहाँ पर असंवैधानिक, निरुद्ध नहीं, अवैध होता, अवैध। ये जो वैध ना हो इसको अवैध यहाँ पर ऐसा देंगे तो अवैध सही होगा। अगला खेत का, मिटा दे इसको, क्या लो मिटा दिया। खेत का सही तत्सम क्या होता है? आपको मालूम है तत्सम और तत्व हमने बताया था। तत्सम आपको बताना, अब इसमें जो चीज आपको लगे कि जो भी शब्द दिए हैं कि वीआईपी है, जिसको आपने कम पढ़ा हो, कम देखा हो, वही तत्सम होता है। तो खेत खलिहान तो इसके साथ ही बोला जाता है, तत्सम होगा। नहीं, वीआईपी शब्द बताना जो आपको वीआईपी लगे। क्षेत्र, ये कोई शब्द ही नहीं होता, छा से छड़ी वाले क्षेत्र बनता नहीं, क्षेत्र ही बनता है। तो खेत का तत्सम जो होता है वो क्षेत्र होता है। अगर कोई वीआईपी न लगता तो इनमें से कोई नहीं, हालांकि ज्यादातर इनमें से कोई नहीं होता, नहीं है इनमें, लेकिन इसमें है। घोटक का सही तद्भव, घोटक किसका तत्सम होता है? घोड़ा का, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। तत्सम तद्भव आप इसी तरह प्रैक्टिस में करते रहें। चौकी का तत्सम, चौकी का तत्सम क्या होता है? चौकी का तत्सम होता है चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका, चतुष्कोण। चौकी होता चतुष्पद, चार पैर वाले यानी चौकी कहलाता है। चौकी का तत्सम, हालांकि यहाँ पर चतुष्पद, चतुष्पादिका भी दिया है, चतुष्पादिका लगाओ क्योंकि लेडीज स्त्रीलिंग शब्द है, तो चतुष्पादिका सही होगा, चतुष्पद नहीं। चतुष्पद तो मतलब केवल चार पैर वाला हो जाता। तो अगर चतुष्पद सही करते तो चौपाया भी सही करते, क्योंकि चौपाया हिंदी में, चतुष्पद संस्कृत में, तो चतुष्पादिका होगा। तो यहाँ पर ये 57 हो गया। 58, सूचिका का तद्भव शब्द क्या है? सूचिका, सूचिका का तद्भव। अब हम आपको इस तरह से प्रयास करेंगे कि रोज 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन हिंदी के आपसे जरूर करवा लें, ठीक है? और ब्रांडेड सवाल। सूचिका, देखो ये पेपर आप अपने आप अगर करते तब भी सही देख करके अपने आप लगा देते बात, लेकिन जब हम करा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द वाली चीजें भी बता रहे हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है। सूचिका का तद्भव क्या होगा? सूचिका का तद्भव जो होता है, सुई जानते, सुई, सुई को सूचिका कहते हैं। अब आपको याद रखना है, अगर आ जाए सुई का तत्सम क्या होता है तो सूचिका होगा। दोनों चीजें आ रही, सुई का तत्सम सूचिका, सूचिका का तद्भव सुई। त्वरित का तद्भव, त्वरित तो मतलब आप जानते हो शीघ्र भी लिखा है त्वरित, ध्यान से देखिएगा, तुरंत, तुरंत, शीघ्र। एक मिनट, यहाँ पे एक तुरंत ऐसे लिखा है, देख लेते हैं जरा। एक ऑप्शन चूंकि वो दे दिया ना चौथा वाला, एक तुरंत ऐसे लिखा है और एक तुरंत ऐसे लिखा है, ऐसे। तो देखा जाए तो दोनों सही है, व्याकरण की दृष्टि से ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि आप जानते हो बिंदी जहां रखी जाती, बिंदी अपने अगले वाले व्यंजन का रूप लेती है। अगर ये बिंदी का कॉन्सेप्ट किसी को ना आता हो तो आप हमारा संधि वाला भाग पढ़िए, उसमें हमने आपको बताया है कि बिंदी जो है कहाँ कहाँ लगती है और कहाँ कहाँ किस व्यंजन का रूप लेती है। तो ये 59 नंबर सवाल तक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ अपने आप करिएगा। पैराग्राफ के सवाल कहाँ तक होंगे? 60 से 64। हम 64 के बाद चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर दें। अब बड़ा हो गया। 65 नंबर सवाल देख लो। अभी उसके बाद हम रीजनिंग भी आपको अगले वीडियो में देंगे। इसी तरह 25-25 सवाल रोज करा लेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा पढ़ो, नहीं, आप जब सब कुछ पढ़ डालो, जब आपको लगे कि नहीं अब सो लिया जाए, क्योंकि सोना भी जरूरी है, तब आप आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है, तब हमारे वीडियो देख लो, आपको आराम भी मिलेगा और काम भी मिलेगा।
फाइनल टच हम दे देंगे। 65 नंबर सवाल देखो जरा क्या लिखा है। हिंदी भाषा किस लिपि में, अच्छा इसमें ऐसे भी हो सकता है क्या, जरा देखो, नहीं नहीं हो सकता, इधर, हाँ इधर हो सकता है, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा पहला है सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी। तो आप जानते होंगे कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी तीसरा वाला होगा। अब इस तरह के सवाल जैसे पेपर में आ जाए ना, देवनागरी लिखो, जल्दी से आगे बढ़ो, उसमें टाइम ना बर्बाद करना। ब्राह्मी लिपि में जो देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और जो इसको जो है पंजाबी भाषा भी दिया क्या, हिंदी भाषा किस, हाँ, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती। जो पंजाबी हिंदी भाषा तो देवनागरी में लिखी जाती, लेकिन पंजाबी भाषा अगर पूछे तो वो गुरुमुखी में लिखी जाती, जो दूसरा ऑप्शन आपका दिया है गुरुमुखी में। और जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। ऋग्वेद जो लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा है। तो यहाँ पर ये चारों हमने बता दिए हैं, गुरुमुखी पंजाबी भाषा, ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में, और हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? पहला स्वर है, स्वर आप जानते हो, स्वरों की संख्या हमने बताई है कितनी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 11। पहला स्वर है छोटा आ, ह्रस्व स्वर है, छोटी ऊ है, ए है, ये भी स्वर है। ये जो ये बना है इसको जल्दी में लोग आ समझ लेते हैं, ये आ नहीं है, इया है, इया, चाचा चाचा इया, यानी कंठ व्यंजन है और नासिक के व्यंजन है। इसी तरह अगला सवाल है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जरा इसको कमेंट करके बताओ। 5, 6, 7, 8 ऑप्शन दिया है, टाइम लगेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि एक तो कमेंट आप जरूर कर दिया करें। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगर 6 नाम आप तुरंत बता ले जाएं तो मजा आ जाए। हमारे साथ बोलो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तो याद रखिएगा। पुरुषवाचक शब्द देखो 6 एक साथ याद करोगे नहीं याद होंगे। अगर आपसे कहा जाए किसी का फोन नंबर याद करो तो 10 नंबर होते हैं, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमारा ही नंबर आपको याद करना है, 8858012333, ठीक, इसको अभी याद करना शुरू करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज केवल आप इतना याद कर लो, 88, ठीक। कल फिर याद करना 58, परसों 01, फिर 23 और फिर 33। हालांकि फोन नंबर तो आप एक बार सुन लेते हैं तो याद हो जाता है, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब ज्यादा चीजें होती तो टुकड़ों में काम करें। यानी सर्वनाम जब 6 प्रकार के होते तो दो पहले बोलो, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखो पूरा चैप्टर सर्वनाम तो खत्म हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जो बोलता है, मध्यम पुरुष होता है जिसके बारे में बोलता है, अन्य जिससे बोलता है, अन्य पुरुष होता है जिसके विषय में बोलता है, जो वहां नहीं होता है। मैं, तुम, आप, ये होते हैं। और निजवाचक जो होता है केवल आप होता है, अपने लिए सर्वनाम जो प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक होता है। इसलिए निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक तो ये हो गए, या ये वह वे, निश्चय और अनिश्चय हो गए। कौन कौन हो गया? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। उसके बाद एक होता है प्रश्नवाचक, कौन क्या, और संबंधवाचक होता है जो सो। कितने सर्वनाम होते हैं? अब अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर इस सवाल में सर्वनाम कितने, ये हम केवल लाइन हटा दें प्रकार के, इसको देखो मिटा दिया, ध्यान देखिएगा, इसको मैंने मिटा दिया। अब सवाल हुआ सर्वनाम कितने होते हैं, तो अगर सर्वनाम कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा फिर 11। ध्यान दीजिएगा, 11 सर्वनामों की संख्या अगर पूछे तो 11, लेकिन अगर पूछ ले सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार का मतलब वैरायटी, तो आपका आंसर होगा 6। और 6 हमने बता दिया आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। समझ में आ गई बात? सर्वनाम चैप्टर समाप्त हो गया।
बस इतना ही है, उसी में चाहो तो एक दिन लगाए और चाहो तो आपको 1 मिनट में बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो इस तरह के सवाल करने के लिए जब विशेषण से कोई बात आवे, क्रिया विशेषण की बात करे, तो आपको ये देखना है चारों शब्द जो है, चारों, तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला, ये चारों विशेषण हैं। अब आपको देखना इसमें से कौन सा शब्द क्रिया के पहले लग जाए। अगर क्रिया के पहले कोई लग रहा तो क्रिया विशेषण होगा। जैसे तेज, तेज दौड़ना, तेज लिखना, लिखना भी क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया है ना। तेज और बहुत सारी चीजें, तो ये तो मिल गया। अब क्या बुद्धिमान के पहले किसी के सामने बुद्धिमान लग जाए? बुद्धिमान व्यक्ति तो हो सकता है, तो व्यक्ति की विशेषता नहीं, गुणवाचक हो जाएगा। पहला आदमी हो सकता है, ये भी संख्यावाचक विशेषण हो सकता है। मीठा फल हो सकता है, गुणवाचक हो जाएगा। तो ये मीठा जो है गुणवाचक, बुद्धिमान जो है वो गुणवाचक, पहला जो है वो संख्यावाचक, संख्यावाचक और अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। और तेज जो है ये जो होगा ये क्रिया विशेषण होगा। तो आपको ऐसे सवाल करना है, क्रिया विशेषण करे तो वो किसी भी शब्द के, कोई किसी भी क्रिया के पहले अगर लगता है तो क्रिया विशेषण होगा। अगला है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। एक वचन बहुवचन हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि पौधा का एक वचन बहुवचन होता पौधे, पुस्तकें, लेकिन सहायता का सहायताएं नहीं होता है। तो सदैव सहायता एक वचन प्रयोग किया जाता, सहायता सदैव होती है, सहायता होती नहीं है। और लड़का तो आप जानते हो एक वचन बहुवचन लड़के दोनों होता है। अगला है भूर्ध का संधि। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको संधि में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर संधि के सभी भाग पड़े हैं, आप एक एक भाग पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। बाकी हो सकता है आप कर ही लिए हो। देखिए भूर्ध का संधि विच्छेद, भूर्ध बड़ा ऊ है यहाँ पर, तो बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ बनता है दीर्घ संधि में। तो अगर इसमें संधि का नाम पूछता तो दीर्घ संधि होती है। और इसका संधि विच्छेद होगा भू धन ऊर्ध्व, भू धन ऊर्ध्व, भू माने पृथ्वी यानी की वाला, बी वाला, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी 70 में आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। 71 हथियाना में कौन सी क्रिया है? हमने आपको बताया था हथियाना है, लठियाना है, लतियाना है, ये सब जाते हैं नाम धातु क्रिया में। यानी नाम धातु का मतलब होता है संख्या, वो संज्ञा, नाम का मतलब यहाँ संज्ञा है। जब कोई संज्ञा से कोई क्रिया, धातु मतलब क्रिया, जब कोई संज्ञा शब्द से कोई क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हथियाना में नाम धातु क्रिया होगी क्योंकि हाथ एक संज्ञा है और उसी से बनी है। तो हथियाना, लतियाना, लठियाना, जुतियाना, ये जितना भी है ये सब आएंगे नाम धातु क्रिया में। समझ में आई बात? थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप यूट्यूब पर हैं, कहीं स्किप ना कर दे, हमें डर लगता है। उच्चारण का संधि विच्छेद, देखिए जब भी हम कई बार बता चुके, जब भी वीडियो देखिए मोबाइल को थोड़ा अपने से दूर रख लीजिए, लीड जहां तक पहुंच जाए, या ब्लूटूथ आप लगाते हैं मोबाइल तक हाथ ना जाए। मोबाइल हाथ में लेकर जब अगर आप पढ़ेंगे तो अंगूठा ऐसा आदत बन गई है कि वो कुछ ना कुछ किया ही करता है। मोबाइल हाथ में हो और 10 उंगली आपकी शांत रहे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ना कोई उंगली किसी की ऐसे से, कोई अंगूठा से, कोई तो हम तो देखें दोनों हाथों से कुछ लोग तो इसलिए हाथ में लेकर पढ़ाई न करो, बाकी कुछ भी करो, अलग रख दो, पढ़ाई सही से होगी। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण में व्यंजन संधि है, उत धन चारण होता है। हमने संधि में आपको पढ़ाया का चटा तापा के बाद किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का उत धन चारण, ता या ता या दा के बाद यदि चा छा आवे तो चा, जा झा आवे तो जा, ऐसे हमने बताया नियम। नियम नंबर 3, तो उसको आप देख लीजिएगा, उत धन चारण होगा यानी कि तीसरा वाला। और हिंदी सवाल है, हाँ बस 73 नंबर, वा का उच्चारण ठीक है, कोई बात नहीं, भैया आए थे। 73 में वा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। वा का उच्चारण स्थान, देखिए पहले तो का उच्चारण स्थान हम आपको बता दें। का वाली लाइन का उच्चारण स्थान है कोमल तालु। चा का उच्चारण स्थान है तालु, है ना। का कंठे, कंठे व्यंजन होता है ना, ये तालु से बोलता, तालव्य होता है। ता का होता है दंत,
और पा का होता है ओष्ठ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा वा, वा बनता है ऊ और आ का। तो देखो ऊ आ, इसमें किसका किसका प्रयोग होता है भाई, बोल के आप देख लें तो वा का जो उच्चारण स्थान निकलेगा आपका वो निकलेगा दंतोष्ठ। वा, वा दांत का भी सहारा और ओष्ठ का भी, तो दंतोष्ठ होता है। तो वा जो है यहाँ पर दंतोष्ठ होगा। अगला एक सवाल और जल्दी से मिटा दें, क्या लिखा है भाई, अगला सवाल है राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। राम ने खाना खाया लिखा में, उसके बाद पूछ रहा खाया होगा में कौन सी क्रिया है। हमने आपको काल पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पिछले वीडियो में कि कौन से काल होते। देखिए यहाँ पर जो राम ने खाना खाया लिखा है, तो यहाँ पर राम ने खाना खाया नहीं बल्कि पूरा वाक्य इसमें लिखा होना चाहिए, राम ने खाना खाया होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो खाया होगा वो कौन सा क्रिया है, कौन सी क्रिया है, तो अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हालांकि क्रिया भी गड़बड़ कर रहा है, चलो ठीक है, काल की बात पूछ रहा है। तो संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतु मत। अब देखो ये हमने पढ़ा दिया, आपको ये नए शब्द नहीं लग रहे होंगे ना। तो यहाँ पर संदिग्ध भूत होता क्योंकि खाया होगा लिखा है, संदेह है इसमें। और लास्ट सवाल है 75 नंबर, कह रहा पंक्तियों को अंतिम। इस तरह सवाल करने के लिए समझा दे, चूंकि देखो एक नंबर वही रहेगा, यहाँ से वाक्य की शुरुआत करनी है और 6 नंबर लास्ट में रहेगा, यानी एक से शुरू करना है और ये बीच के जो या रा ला वा है ना, इनको क्रम से लगाना है। तो इस तरह सवाल करने के लिए पहले आप देखा करो ऑप्शन। ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन या से शुरू है, फिर या से शुरू है, फिर वा से शुरू है, वा से शुरू है, यानी ऑप्शन से क्लियर हो गया कि एक के बाद या तो या लगेगा या तो वा लगेगा। तो एक एक लगा के देख लो, एक और फिर या कहाँ लगेगा भैया, क्योंकि एक और फिर एक लिखा है। ध्यान से देखिएगा, कैसे प्रयास कर रहे हैं बताने का। एक एक राष्ट्रीय चेतना, तो ये तो होगा नहीं, यानी या वाला नहीं होगा, और जो या वाला नहीं होगा तो ये हटा ये हटा। देखिए हम पूरा वाक्य नहीं सेट करेंगे, वाक्य खुद सेट कर लेंगे। अब दो बचे, वा या वा। अब दो में देखना वा के बाद क्या है, वा तो पक्का लगेगा। एक के बाद बोलो भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में। अब उसके बाद या लगेगा कि रा, यानी कि एक राष्ट्रीय चेतना या की समिष्ट ही। तो पढ़ो इसको जरा, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लग रहा है, यानी या वाला सही लग रहा है, तो या के हिसाब से पूरा पढ़ के देख लो। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है, यानी कि हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे इस तरह के सवाल, और अभी इस पेपर में इस तरह के सवाल मिलेंगे तो हम आपसे कराएंगे। और आपको सवाल कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे हो, आपका कुछ फायदा हुआ हो, तो ये हम बार बार कहते हैं वीडियो को शेयर करो, इसकी लिंक अपने स्टेटस पर लगा दो और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले भाग में रीजनिंग के कुछ सवाल लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।